सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में मुहावरे के बारे में जाना और थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। मैंने आपको कुछ मुहावरे के उदाहरण स्वरूप बताए भी थे, उनका अर्थ, उनको किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताया था। उससे पहले हमने व्याकरण से भाषा, वर्ण और वर्णमाला, वचन, संज्ञा के बारे में किया था। यह हमारा व्याकरण से आखिरी पाठ होगा मुहावरे का। उसके बाद हम हिंदी टेक्स्ट बुक्स जो कि संबोध है वहाँ से हम करेंगे, जहाँ पे कविता और कहानियाँ होती हैं वह हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम मुहावरे पाठ शुरू करते हैं, जो कि मैंने शुरू कर ही दिया था पिछले कक्षा में। मुहावरे के बारे में मैंने बताया था और कुछ मुहावरे उदाहरण स्वरूप भी दिए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपना अर्थ नहीं बतलाकर अर्थ विशेष बताते हैं, सच पूछो तो वे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। तो ये एक छोटी सी कविता जैसी है, जिसमें लिखा गया है कि मुहावरे क्या होते हैं या मुहावरे किसे कहते हैं। अपना अर्थ नहीं बतलाकर, मतलब जो ऐसे वाक्य जो अपना अर्थ नहीं बताते हैं, अर्थ विशेष बताते हैं और कुछ विशेष अर्थ बताते हैं। सच पूछो तो वे वाक्यांश, और अगर सच पूछेगा तो वे वाक्यांश, वे जो वाक्यांश है मुहावरे कहलाते हैं, वही मुहावरे कहलाते हैं। चलिए मुहावरे का हम परिभाषा भी जान लेते हैं। वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरे कहते हैं। तो मुहावरे क्या किसे कहते हैं? वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरे कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ दोहराएं। वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं? अगर मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यह वाक्य को और सुंदर, रोचक और एक विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। उन शब्द समूह को, उन शब्दों के समूह को ही या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे क्या क्या है उदाहरण। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावी और अधिक मज़ेदार होता है। तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत ही सुंदर, प्रभावी और अधिक मज़ेदार हो जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मैंने यह आपको पिछले कक्षा में बताया था, जैसे कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग है। पहला देखिए क्या लिखा है, शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। तो यह जो मुहावरे हैं, यह मुहावरे शरीर के अंगों से संबंधित है। यानी कि शरीर, हमारा जो शरीर है, उनके जो विभिन्न अंग है, जैसे हाथ, पाँव, आँख, नाक, जीभा, कान, पेट, ये सब से संबंधित है। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं, पीठ थपथपाना। यहाँ पर हमारे पीठ से मुहावरा बनाया गया है। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। जब भी कोई परीक्षा में उत्तीर्ण करता है अच्छे मार्क्स से, तब हम उन्हें शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, उसे ही पीठ थपथपाना कहता है। तो उसका वाक्य में प्रयोग देखिए, प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, हाथ पाँव फूलना यानी घबरा जाना। परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र न मिलने पर मेरे हाथ पाँव फूल गए। फिर तीसरा है आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। जैसे घर का छोटा हमेशा आँखों का तारा होता है, तो रघु अपने माता पिता की आँखों का तारा है। जैसे हम सभी बच्चे, हम सभी इंसान अपने माता पिता के प्यारे ही होते हैं। तो आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। उसी प्रकार चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं, बाएं हाथ का खेल होना, मतलब बहुत आसान होना, आसान काम। जैसे गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे आप सभी बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके लिए परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनको करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो यही है, बाएं हाथ का खेल होना मतलब आसान काम।
तो गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर 5वें में देख सकते हैं पेट में चूहे कूदना। तो पेट में चूहे कूदना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ लिखा है बहुत भूख लगना। जैसे हमें सुबह शाम, सुबह को या फिर लंच के समय या फिर डिनर के समय बहुत ज़ोर की भूख लगती है, या फिर हम जब जब बहुत खेल कूद कर आते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तब उसे हम क्या कह सकते हैं, पेट में चूहे कूद रहा है, जैसे बहुत भूख लगना। तो जैसे देखिए आप वाक्य में इसे बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है, जैसे 5 घंटे तक काम करने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। 6 नंबर पर आप देख सकते हैं आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर करना। कभी कभी होते हैं ना बच्चे बहुत घर में शोर करते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम घर में पढ़ाई करने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने वाले पड़ोसी बहुत शोर कर रहे हैं, तो उसे आसमान सिर पर उठाना भी कहा जा सकता है। तो बहुत शोर करना, छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। 7वें नंबर पर है कमर कसना, मतलब तैयार होना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। तैयार हो जाना, रेडी हो जाना। नाक भौं सिकोड़ना, नाराज़गी दिखाना, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना। विद्यालय के आसपास गंदगी देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। या फिर हम कब बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हैं, जब हमें कुछ चीज़ पसंद ना हो लेकिन वो हो जाए तब भी हम नाक भौं सिकोड़ते हैं। नाक भौं सिकोड़ना मतलब नाराज़ होना। फिर दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हरा देना, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए। फिर कान का कच्चा होना मतलब किसी भी बात पर विश्वास ना करना। कोई कोई लोग होते हैं ना जो किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तो पंकज कान का कच्चा है, इसीलिए उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो मुहावरे हैं ये वस्तुओं से संबंधित हैं, तरह तरह के वस्तुओं से। जैसे दाल में काला होना, दाल जैसे वस्तु है, खाने की सामग्री है, तो दाल में काला होना मतलब संदेह, शक, डाउट करना। जैसे पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, बताना, बहुत बढ़ा करके, इलोंगेटेड वे में खींचना किसी भी बात को। जैसे रीना की आदत है, वह किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर ही कह बताती है। फिर चिकना घड़ा होना मतलब कुछ भी असर ना होना, जिस पर किसी भी चीज़ का असर ना हो। संदीप किसी की भी बात नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। चौथे पर आप देख सकते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत मुसीबतों का सामना करना। जैसे कि हम जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। तो उन्होंने लोहे के चने चबाए थे, मतलब बहुत मुसीबतों का सामना किया था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो भारतीय सेना ने, जैसे कि आप वाक्य देख सकते हैं इसके, भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबा दिए। भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबा दिए। फिर 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं पानी पानी होना, मतलब बहुत शर्मिंदा होना। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करने पर पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया। यानी कि पानी पानी होना मतलब बहुत शर्मिंदा होना। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया। तो पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना, जैसे हम बहुत बार कभी कभी शर्मिंदा हो जाते हैं। जैसे जो काम हमें नहीं करना पड़ता वो हम करते हैं, फिर हमारे हमसे बड़े या हमसे छोटे जब हमें देख लेते हैं तब हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उसी को पानी पानी होना कहते हैं। तो आज हमने वस्तुओं से संबंधित एवं शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे जाने। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह दोहराए, फिर इसको किस तरह वाक्य में प्रयोग किया जाए उसे समझे। जैसे मैं फिर से और एक बार दोहरा देता हूँ, पीठ थपथपाना, हाथ पाँव फूलना, आँखों का तारा होना, बाएं हाथ का खेल होना, पेट में चूहे कूदना, आसमान सिर पर उठाना, कमर कसना, नाक भौं सिकोड़ना, दांत खट्टे करना, कान का कच्चा होना। वस्तुओं से संबंधित मुहावरे, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, चिकना घड़ा होना, लोहे के चने चबाना, पानी पानी होना। तो यह सभी मुहावरों के अर्थ को पहले समझिएगा, पढ़िएगा, जैसे कि मैंने समझाया आपको।
को अच्छे से सुनिएगा। फिर इन वाक्यों को, इन मुहावरों को किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है वह भी उदाहरण स्वरूप लिखा गया है, उसे भी अच्छे से पढ़िएगा, दोहराइएगा तथा समझिएगा। तो आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में हम और अधिक मुहावरों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे एवं मैं आपको कुछ गृह कार्य भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।